नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। प्रदेश में अब कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज से इनकार नहीं कर सकता है। मरीज को भर्ती करना ही होगा, इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। अब मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 1 मई से शुरू होने जा रहे टीकाकरण अभियान के लिए यूपी सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 50-50 हजार डोज का ऑर्डर कंपनियों को दिया है। कुल 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है, यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के मुफ्त टीकाकरण का फैसला लेने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। कोरोना को लेकर पूरा देश एहतियात बरत रहा है, आप भी बरतिए। आज का सबसे बड़ा मुद्दा में आपको देश के नामचीन डॉक्टर मदद करेंगे कोरोना से जंग जीतने में। 1,17,77,209 डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी हैं। दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और रेमडेसिविर भी भारत सरकार से आवंटन के पश्चात अब काफी संख्या में हमें प्राप्त होने लगी है, जिससे कि पूरे प्रदेश में इसको सभी जनपदों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे भविष्य के लिए ये निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक हर 100 बेड का जो अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन का अपना एक प्लांट होना चाहिए और ये प्लांट ऐसा होना चाहिए जो कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बनाए। उसके लिए बाहर से लिक्विड ऑक्सीजन लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसी के क्रम में जैसे बताया गया 39 अस्पतालों में ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है और मशीनें आनी प्रारंभ हो गई हैं। इसके साथ साथ लगभग 855 जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है पूरे प्रदेश में, जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हैं, उनमें लगभग 488 करोड़ की लागत से इस प्रकार के ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगा है, लेकिन अब भी कई शहरों में लोग कानून तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। मेरठ में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, वहीं लखनऊ समेत कई शहरों में लॉकडाउन का असर भी नजर आया। हंगामा, पुलिस पर अटैक, पत्थरबाजी, शोर शराबा। तस्वीरें यूपी के मेरठ की है, जहां पर पुलिस के साथ लोगों ने बदसलूकी की, पुलिस या कार्रवाई में खलल डाला। पुलिस मेरठ के गुदड़ी बाजार इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन इलाके के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने बल प्रयोग करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल योगी सरकार ने यूपी में वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया है। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को आने जाने की छूट है, लेकिन कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। मेरठ पुलिस ने कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की है। मेरठ में जहां लोग पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, तो वहीं राजधानी लखनऊ में कोरोना से हाल बेहाल है। कोरोना से लखनऊ में मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसे रोकने के लिए योगी सरकार ने वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन का लोग पालन भी कर रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से खाली हैं। केवल वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं जिनको लॉकडाउन में निकलने की छूट मिली है, लेकिन उनकी भी बाकायदा चेकिंग हो रही है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस उनकी चेकिंग कर रही है। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं सड़कों पर इस वक्त सन्नाटा पसरा है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और ज़रूरी सेवाओं को छूट दी गई है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी के कई शहरों में कोरोना संक्रमण की वजह से स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति इस वक्त लखनऊ की है, जहां हर रोज़ मौतों का आंकड़ा तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मौजूदा समय में 50,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद हो चुकी है। हर रोज़ 5,000 से ज़्यादा नए केस लखनऊ में देखने को मिलते हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो इस वक्त पूरे प्रदेश में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा जो संक्रमित मरीज हैं उनकी तादाद हो चुकी है। गाजियाबाद में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के हर जिले से अमूमन ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
यूपी के कई शहरों में इस दौरान सड़कों पर पुलिस मुस्तैद है। लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इस पर भी नजर रखी जा रही है। गांव हो या फिर यूपी के शहर, लॉकडाउन का असर हर जगह देखा जा रहा है। जो इलाके भीड़ से खचाखच भरे रहते थे वो अब खाली पड़े हैं। लॉकडाउन के दूसरे दिन आज गोरखपुर के जितने भी शहरी इलाके हैं उन सभी जगहों पे नगर निगम की टीम लगातार अभियान चला करके सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। हमारे साथ गोरखपुर के नगर आयुक्त अविनाश सिंह सर हैं। ये बताइए, जो स्थिति है सर अभी लगातार, हालांकि गोरखपुर में संक्रमण तो बढ़ रहा है, उसके हिसाब से कितनी टीमें बनाई गई हैं, कहाँ कहाँ पहले प्रियोरिटी के हिसाब से आप लोग सैनिटाइजेशन का काम करा रहे हैं? देखिए, हमने जो इस वक्त जो सैनिटाइजेशन का जो कार्य है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि जो कोरोना के जो संक्रमण की चेन है उसको ब्रेक करना है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने 70 वार्ड में 50 गाड़ियों के माध्यम से प्रत्येक वार्ड को पूरी तरह से सैनिटाइज करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 200 से ऊपर हमारे वो जो स्वच्छता के सिपाही हैं वो अपने कंधों पर इस पर मशीन लगाए हुए हैं और डोर टू डोर जाकर, हाउस टू हाउस जाकर सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमने एक QRT भी बनाई है जिसको मुख्य हमारे NSA साहब हैं वो लीड कर रहे हैं और उसमें हमारी 6 बड़ी वाली गाड़ियां हैं जो कि जलकल के टैंकर हैं जिसमें 5000 लीटर जो हमारा घोल आता है। तो इसके माध्यम से एक बार जो हम लोग पूरा जिस जोन में जाते हैं, कंटेनमेंट एरिया में जाते हैं, उसको कंप्लीट हम लोग सैनिटाइज करके निकल रहे हैं। और अपना ये जो अभियान है इन 2 दिनों जिनमें लॉकडाउन होता है, जो फ्राइडे की नाइट 8 बजे से लेकर मंडे की सुबह 8 बजे तक के, इसके अलावा भी हमारा शेष 5 दिन भी सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी, नाइट में भी हम लोग जो सैनिटाइजेशन काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। इसके तहत सप्ताह के हर शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोरोना की वजह से यूपी के कई शहरों में स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश सिंह की ऑक्सीजन प्लांट से ये रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक तरफ कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है तो वहीं लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत भी बरकरार है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर की तस्वीर है जहां पर सुबह से ही लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस प्लांट के बाहर ये तमाम लोग खड़े हैं वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है। और ये तस्वीर सिर्फ यहाँ की नहीं है, चूंकि ये तस्वीर लखनऊ के तालकटोरा की है, लेकिन लखनऊ में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं वहां पर आपको ऐसी ही लंबी कतारें दिख जाएंगी जहां पर लोग रात से, सुबह से इंतजार करते हैं कि कब उनकी बारी आएगी और उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा। अहम बात यह है कि इनमें से अधिकतर लोग वे लोग होते हैं जिनका कोई अपना घरों में एडमिट है, यानी कि अस्पताल में जब जगह नहीं मिल पाती है तो लोगों को मजबूरन अपने घरों में ही अपने मरीज को रखना पड़ता है, उसे ऑक्सीजन पर जिंदा रखना पड़ता है। हालांकि ऑक्सीजन खत्म होने के बाद ये तमाम लोग एक बार फिर से ऑक्सीजन प्लांट का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ जब पहुँचते हैं तो यहाँ उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। ये बताइए कि आप लोग कब से खड़े हैं? सुबह 6 बजे से हम लोग खड़े हैं। कल शाम से ऑक्सीजन है यहाँ पे? कल आए थे, लौट गए थे, फिर आज सुबह 6:30 बजे खड़े हैं। ऑक्सीजन है यहाँ पे? यहाँ कल है ही नहीं, कह रहे लेने गए, अभी तक आए नहीं। सर मैं कल से यहाँ पे आया हूँ, कल आए थे और रिटर्न कर दिया गया। सिलेंडर गैस खत्म है, कल आइएगा आपको गैस दे दिया जाएगा। कहीं गए थे आप लोग लखनऊ में? नार्दन गैस में आम पब्लिक को दे ही नहीं रहे हैं, सब गाड़ियों को दे रहे हैं। क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और उन्हें उम्मीद भी नहीं है कि आज यहाँ ऑक्सीजन पहुँच जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का क्या कुछ कहना है कोरोना मरीजों के लिए, ध्यान से सुनिए। रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है, सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम हो रही हो, जिनके लंग्स में शैडोज आ रहे हो जो हम एक्सरे या सीटी स्कैन से देखते हैं, या ब्लड की रिपोर्ट में ऐसे पैरामीटर्स आ रहे हो जो ये सजेस्ट करें कि वो मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सैचुरेशन कल 98 थी और आज 97 हो गई तो आस्ता आस्ता मेरी सैचुरेशन गिरने लग रही है और मैं ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देता हूं। हमें यह समझना चाहिए कि ऑक्सीजन जो हम देखते हैं ब्लड में, चाहे आपकी सैचुरेशन 94 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लगभग उतनी ही रहती है, क्योंकि जो हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो आपकी सैचुरेशन जब 90 से ऊपर होती है तो कर्व एकदम फ्लैट होता है। इसका मतलब आप अपनी सैचुरेशन और बढ़ाने से आपके खून में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 95, 94, 97 है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सांस की तकलीफ है, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो रही है,
तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पेट के बल लेट सकते हैं, उससे भी आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन ये पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और एकदम ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करेंगे, और जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन आप लगाएंगे तो किसी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको आप ऑक्सीजन डिनाई कर रहे हो और उसके लिए वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का मिसयूज ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज ना करें, पैनिक ना करें। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी। जिन लोगों को बेड की जरूरत है उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज हो पाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर नरेश त्रिहन, ये भी सुनिए। सोचने की है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे योगा का जो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में, और क्योंकि आप जब लंबा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ। तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है, और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजीशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है तो हम सब हॉस्पिटल्स ने एक क्वारंटीन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है। जैसे हमने रेड फॉक्स लिया है। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है, हम रेड फॉक्स में उनको भेज देते हैं। वहां पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहां से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई, जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को। तो इसीलिए घर सबसे ज्यादा अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्टर आपको सैटिस्फैक्टरी अगर जो आपको मॉनिटर कर रहा है तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो, या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम, उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है। सो और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर एस.के. वर्मा साहब जुड़ गए हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि जाने माने डॉक्टर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आपसे, क्या लोग पैनिक हो जा रहे हैं और रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर के जो बात कमी की आ रही है, मार्केट में पता चल रहा है कि नहीं है, इस वजह से शायद और ज्यादा लोग पैनिक हो जा रहे हैं? ये बात डॉक्टर हरदीप गुलेरिया ने कही। देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की कमी इन टोटल उन सारी जगहों पे है जहां पर वेव सर्च पे है। हम उसको कितना भी मॉडिफाई कर लें, ऑक्सीजन की कमी है। इसमें पैनिक होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा हूं। जो डॉक्टर गुलेरिया ने बताया वो बिल्कुल सही बताया कि अगर किसी मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के ऊपर है तो उसे परेशान नहीं होना चाहिए। जो डॉक्टर त्रेहन ने बताया कि अनुलोम विलोम एक्सरसाइज करने और सांस रोकने से ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन उतना ही सही ये है कि ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली में है तो उत्तर प्रदेश में हो सकती है, लेकिन इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं, इसमें एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके सामने प्ले करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम ये नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया 2 अस्पतालों को आज लिखित नोटिस सीएमओ साहब के थ्रू जारी हो रहा है। एमसीआई की गाइडलाइन लगाकर लेटर सभी अस्पतालों को 43 अस्पतालों को जारी हो रहा है। किसी ने भी रेमडेसिविर ओवर द काउंटर किसी भी पर्चे पे लिखी और पर्चा आज के बाद पकड़ में आ गया तो उस अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। एमसीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए उस डॉक्टर के खिलाफ हम सर आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए आप जब बोलेंगे तो शायद लोग अच्छा समझ पाएंगे। ये वाराणसी के जिला अधिकारी महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि अगर ओवर द काउंटर रेमडेसिविर लिखी जाएगी तो डॉक्टर की डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी, डॉक्टर का हॉस्पिटल बंद कर दिया जाएगा। आज के समय में कोरोना वॉरियर कौन है, किसकी बात करते हैं? प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, उन्होंने ओटी टेक्नीशियन सप्लाई वाले की बात की। तो डॉक्टर और हॉस्पिटल को इस तरह की अगर धमकी दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो यह शर्मनाक है। सच्चाई यह है कि डीएम साहब अपनी कमियों का ठीकरा डॉक्टर के ऊपर फोड़ रहे हैं। अगर मार्केट में दवाई की कालाबाजारी हो रही है
तो जिलाधिकारी रिस्पॉन्सिबल, ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो जिलाधिकारी रिस्पॉन्सिबल, हॉस्पिटल में बेड नहीं अवेलेबल है तो जिलाधिकारी रिस्पॉन्सिबल। इसमें डॉक्टरों को और हॉस्पिटल्स को धमकी दे करके वो किस बात का गुरूर दिखाना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि ये जो परिपाटी उन्होंने शुरू की है ये देश के बाकी जिलाधिकारी महोदय ना करें। आज जरूरत है डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड राजनीतिज्ञों तीनों को एक साथ खड़े होकर करके साथ में हाथ मिला के काम करने की, ना कि डराने और धमकाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात मैं बता रहा हूँ, हमारे काशी की बता रहा हूँ। अगर काशी का डीएम ऐसा करेगा, जिलाधिकारी महोदय ऐसा करेंगे, तो बाकी डीएम क्या करेंगे? तो इस तरह से मुझे बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे लोग परेशान हैं, डॉक्टरों में कंफ्यूजन है। अभी आपने बताया कि नया गाइडलाइन आई कि कोई भी डॉक्टर रिफ्यूज नहीं करेगा किसी मरीज को लेने से। वहीं पर दूसरी गाइडलाइन 2 दिन पहले की ये कहती है उत्तर प्रदेश में कि अगर आपके पास संसाधन नहीं तो आप मरीज न तो ये जो कंफ्यूजन डॉक्टरों और हॉस्पिटल को बीच में बचा रखा है, इसको क्लियर करना चाहिए और किसी भी अथॉरिटी को अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज इस समय पूरे देश में सिर्फ एक आदमी लड़ रहा है, वो पूरा हेल्थ सिस्टम लड़ रहा है, बाकी सारा सिस्टम चरमराया हुआ है। तो इस तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी अथॉरिटीज को कि मिलजुल कर काम करें, धमकाने की कोशिश ना करें। अब बात आती है ऑक्सीजन की, बाकी सारी चीजों की। जब आपका सैनिक लड़ने के लिए नहीं होगा तो गोलियां बंदूक क्या करती रहेंगी? आप कितनी भी ऑक्सीजन कर लोगे, कितनी भी मेडिसिन इकट्ठा कर लोगे, अगर डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ हरेस होगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है प्रदेश की सरकार से और प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस तरह के उल जलूल बयान मीडिया के सामने इशू ना करें। अब बात आती है लोगों की। लोगों से मेरा ये कहना है कि आप समझिए, सरकार भी अपनी मजबूरी की वजह से शुक्रवार से लेकर सोमवार सुबह तक लॉकडाउन कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देश की जनता को घरों में रहना चाहिए, बिना मतलब के काम नहीं करना चाहिए। जो मेरठ में उत्पाद हुआ ऐसा हाल कहीं और नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ ये मानना है कि आज देश को सिर्फ ये बचा सकता है जिसको हम कहते हैं कि जनता कर्फ्यू। उसमें उल्टा दिख रहा है, मैं फिर दिखा रहा हूं, जनता कर्फ्यू। आप देख पा रहे हैं, जनता कर्फ्यू दिखा रहे थे, उसमें वही सीधा दिख रहा था, वही सीधा दिख रहा था। तो ये देखिए, ये जनता कर्फ्यू जो है ये हमें जरूरत है। क्योंकि देश की जनता को और सभी लोगों को ये मानने की जरूरत है कि आज जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी सप्लाई नहीं है। हर घर में अगर अचानक बारात आ जाए तो खाना हम नहीं खिला सकते जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को विद्रोह करना चाहिए, लेकिन सबको साथ में मिलजुल कर काम करना चाहिए। और इस समय अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो मेरा प्रदेश है उसके लोग सुखी रहें, कम बीमार हों, तो उन्हें जनता कर्फ्यू का पालन करना चाहिए। सरकार अपनी मजबूरी की वजह से लॉकडाउन लगाए या न लगाए ये उनका डिसीजन है। आपको क्या लगता है, एक कागज सरकार निकाल देती है उसकी वजह से क्या वो आपको घर में बंद कर पाएगी या आपको निकाल पाएगी? नहीं। आपके बच्चों की जिंदगी, आपके बुजुर्गों की जिंदगी आपके हाथ में है। जनता कर्फ्यू ही एक ऐसा रास्ता है और कम से कम ये अगले 1 महीने तक आप लोग फॉलो करेंगे, तब शायद जो हालात, बदतर हालात हैं दिल्ली में, मैं राजधानी से बोल रहा हूँ, बदतर हालात हैं दिल्ली में, इससे बुरे हालात उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहाँ के संसाधन बहुत कम है। तो सब लोग मिलजुल के रहें और एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक और डॉक्टर एक साथ मिल के काम करें। ओके सर। डॉक्टर एस.के. वर्मा साहब, ये कंफ्यूजन क्यों? एक तो बात जो कौशल कांत जी कह रहे थे वो कंफ्यूजन, दूसरा ये कि आज कहा गया कि डॉक्टर किसी भी मरीज को वापस नहीं करेगा, उसको एडमिट करना पड़ेगा। अब सर सवाल इस बात का कि जब डॉक्टर्स के पास अस्पताल में बेड ही नहीं है तो कहाँ एडमिट करेगा? इस तरह के जो फैसले हो रहे हैं वो जाहिर तौर पर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे? देखिए, 2 चीजें हैं। जी सर। जी अंजीत जी, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी ये महामारी आई है, जी सर, सेकेंड वेव जिसको कहते हैं, इसकी हमारे पास डेटा भी थे, हमारे पास दूसरे देशों के आकलन भी थे, लेकिन हमने शायद एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी बड़ी वेव ये आ जाएगी। और यहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री में कि वो प्रॉपर आकलन नहीं कर पाए, एंटिसिपेशन नहीं कर पाए, एनालाइज नहीं कर पाए, और उसकी वजह से जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारी हम लैग कर गए। लेकिन इस समय दोषारोपण या किसी पर आरोप प्रत्यारोप का ये समय नहीं है। ये बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब जो मुझसे पूर्व बोल रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि ये तो सबको लड़के फायर फाइटिंग करने की जरूरत है। मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं कि
कुछ बड़े शहरों के कुछ हॉस्पिटल्स को छोड़कर किसी के भी पास लिक्विड ऑक्सीजन को भंडारण की क्षमता ही नहीं है। कहीं भंडारण बनाया ही नहीं गया है आज तक। अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने हो रही है कि छोटे शहरों में केवल गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर से अब तक हॉस्पिटल और पता नहीं लिंक मेरा क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी जी बोलें सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए सर। हाँ, तो मैं केवल इतना कह रहा था कि ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल है और हमारे जो आकलन करता है उन्होंने भी बहुत अच्छे से आकलन नहीं किया इन चीजों का। और सबसे बड़ी जो कमी मैं देख पा रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा जो है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन है, लेकिन उस प्रोडक्शन को हम ट्रांसपोर्ट करके यूजर के पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी मतलब जो नीति निर्धारक है उनकी कहीं ना कहीं कमी है और इस पर खेद भी व्यक्त किया जाना चाहिए। और दूसरे जो गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है कि किसी को आप रिफ्यूज ना करें, रिफ्यूज तो देखिए अगर कहीं जगह नहीं है, गैलरी में लोग पड़े हुए हैं, तो डॉक्टर रिफ्यूज कहाँ करेगा? वो तो कर ही रहे हैं ट्रीटमेंट डॉक्टर्स। तो जहाँ मैंने देखा है कि बाहर लाइन में टेम्पो खड़े हुए हैं, वहीं पर गैस सिलेंडर लगा के लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो डॉक्टर रिफ्यूज ना पहले कर रहा था ना अब कर रहा है, केवल एडमिशन नहीं दे पा रहा है। वो वहां पर सेवा भाव के साथ काम करना चाहता है, सभी संवेदनशील हैं, लेकिन उनको ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है, आपके पास गैस अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन गैस अवेलेबल नहीं है, आपके पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ भी उस क्षमता का नहीं है कि जितने हम लोग उसमें मतलब लोग मरीज होते जा रहे हैं और उनको जहां हम लोग लेके हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं। मैं बिल्कुल कहूंगा, डॉक्टर तिरन भी सही कह रहे थे कि बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका पेशेंट, मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ, पूरे के पूरे मोहल्ले, पूरे के पूरे गांव इन्फेक्टेड हैं आज की डेट में, लेकिन बहुत कम लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। हॉस्पिटल की तरफ वही जा रहा है जिसको के सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसको कि लग रहा है कि मैं नहीं बचूंगा, वो भागता है हॉस्पिटल की तरफ को। और हॉस्पिटल में जाके क्या मिलता है कि साहब बेड नहीं है, कि साहब कहाँ लेटे हैं, कोई सड़क पे लेटा हुआ है, कोई बाहर अपने टेम्पो में लेटा हुआ है, कुछ अपनी कार में सिलेंडर का इंतजाम करके अपना ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं अपने पूरे पैरामेडिकल स्टाफ को भी और साथ में डॉक्टर साहिबान को भी। तकनीकी वजह से तस्वीर शायद नहीं दिख पा रही, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा एक वीडियो दिखा रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि एक जिले के जिलाधिकारी ने कहा कि कार्रवाई होगी। वो किस संदर्भ में जिलाधिकारी कह रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं तो उन्हें काम करते रहना चाहिए और इस तरह की दिक्कत शायद उनको नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।